नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनालिटिक कंसेप्ट्स में। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमी में, और यूपीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का नाम आप सभी ने सुना होगा। वर्ल्ड बैंक 1945 में फाउंडेड हुआ था, 1945 में बना था। ये इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इंडिया वाज वन ऑफ द 17 कंट्रीज prepared the agenda for Bretton Woods Conference on June 1944। जून 1944 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन एक जगह का नाम है जो वॉशिंगटन डीसी में है। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में यह एजेंडा रखा गया कि एक इस तरीके का बैंक बनाया जाए जो डेवलपमेंट रिलेटेड सपोर्ट प्रोवाइड कर सके कंट्रीज को। तो उस समय 17 कंट्रीज थी और इंडिया भी था। इन लोगों ने प्रस्ताव रखा और 1945 में वर्ल्ड बैंक बनाया गया। वर्ल्ड बैंक ग्रुप है जिसमें और भी कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में बात करेंगे अभी। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है सभी मेजर एरिया में काम करता है जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये कंट्रीज को डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क के लिए लोन प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी कंट्री में रोड बनवानी है, रेलवे लाइंस भिजवानी है, या बिजली के खंभे लगवाने हैं, या बिजली की लाइंस भिजवानी है, तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो उस कॉस्ट को बियर करने की कंडीशन में अगर कंट्री नहीं होता है तो वो वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकता है। तो ये सारे लोन्स सॉफ्ट लोन्स होते हैं। सॉफ्ट लोन्स का मतलब होता है जो बहुत कम ब्याज दर पे और बहुत लंबे समय के लिए दिए जाए। अब जैसे मान लीजिए इंडिया में रोड बनवाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। तो 1000 करोड़ रुपया कोई भी गवर्नमेंट एक साल के अंदर वापस नहीं कर सकती। तो उसके लिए इसका टर्म क्या होगा? इसका टर्म होगा कम से कम 20 साल या 30 साल, और इंटरेस्ट कम होगा। तो जितने भी सॉफ्ट लोन्स होते हैं उनमें उसका रीपेमेंट टर्म ज़्यादा होता है और इंटरेस्ट कम होता है। तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुई 1945 में। अगर एग्जाम में आता है 1945 या 1944 तो दोनों ही आंसर ठीक हैं, क्योंकि इसका प्रस्ताव जून 1944 में रखा गया था और ये अस्तित्व में आया 1945 में। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, यूएसए में। और एक क्वेश्चन अधिकतर आता है कि क्या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है? तो हाँ, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक, इसको ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 और ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, जैसे आईबीआरडी। आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका भी इंडिया मेंबर है। ये 1945 में बना था। दूसरा आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये 1960 में बना था, और यही वो ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है जो लोन प्रोवाइड करता है। इंडिया इसका भी फाउंडिंग मेंबर है। थर्ड ग्रुप, इस ग्रुप में थर्ड मेंबर है आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये 1956 में बना था। ये कंपनियों को लोन देता है। आईडीए कंट्रीज को लोन देता है और ये कंपनियों को लोन लेता है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनको अगर लोन चाहिए होता है तो वो आईएफसी से लोन लेते हैं। इंडिया इसका भी मेंबर है। नेक्स्ट फोर्थ है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये कंपनीज को या कंट्रीज को इंश्योरेंस देता है। अब जैसे मान लीजिए इंडिया ने 1000 करोड़ रुपए लगा करके कोई अपना कॉरिडोर बना रहा है, कोई पुल बना रहा है, तो उसका इंश्योरेंस ये मीगा प्रोवाइड करता है कि अगर किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी भरपाई मीगा करेगा। ये कैपिटल के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि आप जो भी पूंजी लगा रहे हैं जिस भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, अगर कोई भी हादसा होता है या कुछ
परेशानी होती है, उसमें नुकसान होता है, तो मीगा उसका क्लेम प्रोवाइड करेगा। ये 1988 में बना था और इंडिया इसका भी मेंबर है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट, इसको ICSDS कहते हैं। ये 1966 में बना था और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया इसका मेंबर क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई भी चार्टर नहीं है, जिस वजह से इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ये केवल डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए एक एजेंसी बनाई गई थी, जो कि किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होने पर उनको सॉल्व कराता है। जैसे मान लीजिए अभी दो मेंबर कंट्रीज हैं, उनके बीच में कोई होता है कि वो मिलकर के किसी काम को करेंगे, उस प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा लगेगा, और वो वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हैं। अब उस बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ICSDS जो है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम करेगा। अच्छा, वर्ल्ड बैंक काम कैसे करता है? जैसे वर्ल्ड बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट तो बहुत कम होता है, तो जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो फंड प्रोवाइड करते हैं वर्ल्ड बैंक को, और जिसको ज़रूरत होती है उसको वर्ल्ड बैंक लोन देता है, तो उस लोन से प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट उसको मिलता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक की अर्निंग होती है। वर्ल्ड बैंक की एक शर्त और है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं केवल वही कंट्रीज लोन पा सकते हैं। तो इस टॉपिक में आपको कुछ चीज़ें जो ध्यान देनी है उसमें, कि वर्ल्ड बैंक का मेंबर है इंडिया, जिसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं। दूसरा ये कि ये 1945 में बना था। अगर एग्जाम में आता है कि 1945 या 1944 भी आता है तो 1944 आप आंसर टिक करेंगे। और तीसरा कि इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको कहते हैं IMF। ये 1944 में बना था। हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। इसमें कुल 189 कंट्रीज मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। इंडिया joined IMF on 27 December 1945 as one of the IMF's original member। ओरिजिनल मेंबर मतलब फाउंडर मेंबर। इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है और ये कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है, ये भी स्पेशल ड्राइंग राइट के रूप में। जैसे वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करता है सॉफ्ट लोन करेंसी के रूप में, लेकिन IMF स्पेशल ड्राइंग राइट के रूप में प्रोवाइड करता है। जैसे इंडिया ने अब तक 2 बार लोन लिया है IMF से, एक बार 1981 में 3.9 बिलियन SDRs और 1991 में 3.56 बिलियन SDRs, जिसको इंडिया ने 2000 में रिटर्न कर दिया है। और 2002 से इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि उसके बाद से इंडिया ने लोन नहीं लिया है और उसकी जगह वो उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है फंड। SDR क्या होता है? आप सोच रहे होंगे कि ये SDR क्या है। तो SDR जो है करेंसी है IMF की, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे कि हम लोग, हमारे इंडिया में रुपीज चलता है, तो इस तरीके से फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है नोट के रूप में, किसी बिल के रूप में, बल्कि ये एक ग्लोबल करेंसी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्लोबल करेंसी। तो IMF क्राइसिस की कंडीशन में लोन देता है। जैसे मान लीजिए किसी कंट्री के पास में फॉरेन करेंसी नहीं है टू परचेज इवन क्रिटिकल गुड्स। जैसे कि मान लीजिए इंडिया के पास डॉलर ना हो और उसको क्रूड ऑयल खरीदना हो, तो वो बिना डॉलर के क्रूड ऑयल नहीं खरीद सकता है, क्योंकि इंडियन रुपीज में तो खरीद नहीं सकता है क्रूड ऑयल। तो इस कंडीशन में हमें लोन लेना पड़ता है किससे? IMF से। द IMF's प्राइमरी पर्पज इज टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है उसमें स्टेबिलिटी बनाए रखना, स्थिरता बनाए रखना, यही IMF का मेन पर्पज है। क्योंकि सभी देश एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से व्यापार करते रहते हैं, एक दूसरे पे निर्भर हैं, तो उसके लिए कोई एक ही करेंसी होगी जिसमें वो लेन देन करेंगे, इसलिए IMF इसको रेगुलेट करता है।
द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एंड इंटरनेशनल पेमेंट्स। तो इंटरनेशनल पेमेंट के जो भी रेट्स हैं उनको मॉनिटर करता है। जो आईएमएफ का फंड मैंडेट है वो 2012 में अपडेट किया गया था, जिसमें सभी मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सेक्टर के इश्यूज को शामिल किया गया और इसको ग्लोबल स्टेबिलिटी सॉल्यूशन के रूप में बदला गया। करेंसी को समझने के लिए जैसे हमने अभी बात की एसडीआर की, जैसे कि चाइना में करेंसी चलती है रोमनेबी। रोमनेबी एसडीआर में ऐड की गई है 2015 में। पहले एसडीआर में डॉलर और इस तरीके की करेंसी थी, ये चाइनीज करेंसी नहीं थी। 2015 में चाइनीज करेंसी रोमनेबी को ऐड कर लिया गया है। इसमें आपको ध्यान देने लायक चीजें ये हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिटिकल सिचुएशंस, क्राइसिस की कंडीशन में लोन प्रोवाइड करता है, जबकि हमारा वर्ल्ड बैंक जो है वो डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करता है। तो आज के लिए हम सिर्फ ये 2 टॉपिक कंप्लीट करते हैं। इसके बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।